नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की सत्ता में वापस लौटने की सूरत में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। अमित शाह ने CNN न्यूज 18 की ओर से अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, सितंबर 2021 में बीजेपी ने विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और भूपेंद्र पटेल को कुर्सी सौंपी थी। उस वक्त इस फैसले पर लोगों को आश्चर्य हुआ था क्योंकि भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने थे। पटेल को इस बार भी उनकी पुरानी सीट घाट लोडिया से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं गुजरात में जोर शोर से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने पूर्व पत्रकार ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। गुजरात बीजेपी में बगावत को लेकर अमित शाह ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। हर बार 30% के आसपास टिकट बदलते हैं, लेकिन एक भी चेहरा बागी बनकर नहीं खड़ा है। शाह ने कहा कि अगर पार्टी में कोई फैसला होता है तो व्यक्तिगत तौर पर किसी को पसंद नहीं आ सकता है, दुख तो होता ही है, लेकिन बीजेपी का कल्चर है कि पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। सभी एक लाइन से पार्टी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें, बीजेपी में टिकट कटने के खिलाफ उम्मीदवारों ने आवाज उठाई है। सोमवार को गुजरात में पार्टी मुख्यालय के सामने कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे और हंगामा भी किया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारतीय छात्रों के वापस लाने के लिए युद्ध रुकवाने की बात को बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराया है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय इस दावे को पहले ही खारिज कर चुका है। अमित शाह ने एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हों और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें और कहें कि भैया हमारे बच्चों को वापस लाना है, गोलीबारी बंद कर दो, तो 72 घंटे के लिए सीज फायर हो जाता है। ये भारत के नेतृत्व का प्रभाव है। बता दें, इस दावे का भारत के विदेश मंत्रालय ने मार्च में ही खंडन किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दावे को नकारते हुए कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पर युद्ध रुका हो। ये तो वही बात हो जाएगी क्या हमारे फिर से कहने पर बमबारी शुरू हुई। उन्होंने आगे कहा कि इन रिपोर्ट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ओरेबा समूह के अजंता मैन्युफैक्चरिंग को पुल के नवीनीकरण का ठेका देने के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने ऐसे कदम उठाए जो उससे अपेक्षित थे, लेकिन मोरबी सिविक बॉडी और नवीनीकरण के लिए एक निजी ठेकेदार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर केवल 1.5 पृष्ठ का है। कोई टेंडर नहीं निकाला गया था। इसी टेंडर को निकाले बिना कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? चीफ जस्टिस रविंद्र कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को राज्य की उदारता दी गई थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2017 में सस्पेंशन ब्रिज के संबंध में कलेक्टर राजकोट और अजंता के बीच समझौता खत्म हो जाने के बाद भी 2 साल तक पुल के रखरखाव का काम अजंता ने जारी रखा था। मोरबी हादसे पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सामने कई प्रश्नों को उठाया। कोर्ट ने पूछा कि समझौते के तहत यह पता नहीं चल रहा है कि प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसके पास है कि पुल उपयोग के लिए उपयुक्त हो गया है। दूसरा सवाल है कि जब MOU 2017 में समाप्त हो गया तो टेंडर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा, किस आधार पर जून 2017 के बाद अजंता द्वारा पुल को संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी, तब भी जब MOU खत्म हो चुका था और इसको फिर से नहीं किया गया था। क्या गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन किया गया? कोर्ट ने पूछा कि इसने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रथम दृष्टया नगर पालिका ने चूक की है, जिसके कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 135 निर्दोष लोगों की मौत हुई। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने खतौली सीट पर राजकुमारी सैनी और रामपुर सीट से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन के पहले दिन भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। ये दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। इससे पहले ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर PM मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी थी।
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दोनों नेताओं की मुलाकात का फोटो ट्वीट कर जानकारी दी गई है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड का अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला एक अन्य महिला के संपर्क में भी था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये महिला पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और आफताब का उससे एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए संपर्क हुआ था। इसी ऐप के जरिए साल 2019 में वो श्रद्धा के संपर्क में भी आया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, ये महिला जून और जुलाई के दौरान कई बार आफताब के फ्लैट पर आई थी। बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था और रात में निकलकर शरीर के एक एक अंग को ले जाकर अलग अलग हिस्सों में फेंकता था। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला ने हत्या करने के बाद बचने की पूरी कोशिशें की। जांचकर्ताओं ने बताया कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन किया और उसके दोस्तों को मैसेज भेजे जिससे उन्हें ये लगे कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है। आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का भी बिल चुका दिया जिससे कंपनियां श्रद्धा के मुंबई वाले पते पर कांटेक्ट ना कर सकें। एक पुलिस अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आफताब ने हर वो कोशिश की जिससे वो इस हत्या को छुपा सके। आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा उस पर शादी करने के दबाव बना रही थी और इसे लेकर उन दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में जांच के लिए व्यर्थ के गवाहों को पेश करने पर अभियोजन पक्ष को आखिरी चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पहले भी कई मामलों में दिए गए बार निर्देश के बावजूद इस तरह की पीड़ा को नहीं लिया जा सकता है। जांच अधिकारी के साथ साथ एलडी अभियोजक के प्रतिनिधि की तरफ से एक और अंतिम अवसर मांगा गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिस से प्रामाचला ने कहा कि अदालत भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि पिछले निर्देशों को दोहराने की कीमत पर यह फिर से याद दिलाया जाता है कि किसी भी गवाह के लिए समन प्राप्त करने से पहले जांच अधिकारी और एलडी अभियोजक को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये देखे कि गवाह उचित है या प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए आगे से इसका ध्यान रखें। बता दें, यह आदेश खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद उर्फ नूरा और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई के सिलसिले में दिया गया। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभियोजन पक्ष के गवाहों के ट्रायल के स्तर पर है। सोमवार को गवाह मनोज कुमार कोर्ट में पेश हुआ। आरोपी नूरा के वकील ने बताया, इस मामले में लगाए गए आरोपों में मनोज कुमार की शिकायत का कोई उल्लेख ही नहीं है। अंडमान और निकोबार पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के जॉब फॉर सेक्स रैकेट मामले में होटल व्यवसायी संदीप सिंह उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू ने ही इस मामले में शिकायत करने वाली युवती की अंडमान और निकोबार के पूर्व श्रम आयुक्त आरएल ऋषि से मुलाकात करवाई थी। युवती ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि आरएल ऋषि उसे पूर्व मुख्य सचिव के आवास पर ले गया था। रिंकू को रविवार को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया। अंडमान और निकोबार की पुलिस रिंकू को पोर्ट ब्लेयर लेकर गई है। रिंकू और आरएल ऋषि इस मामले में 1 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे थे। अभी तक आरएल ऋषि की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक युवती और होटल व्यवसायी रिंकू के बीच जब फोन पर बातचीत हुई थी तो रिंकू ने युवती से कहा, वो देश का बड़ा आदमी है, वो खास लड़की ही देखता है। ये बातचीत 2 मिनट तक चली थी। इस बातचीत को पूर्व श्रम आयुक्त आरएल ऋषि भी सुन रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये ऑडियो कॉल युवती के द्वारा इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंपे गए सबूतों का एक अहम हिस्सा है। इस ऑडियो कॉल के दौरान रिंकू युवती से पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण का नाम लिए बिना कहता है, तुम कॉन्फिडेंशियल हो, फोन पर नाम कभी मत लेना, फोन टैप भी होते हैं। ये फोन कॉल युवती को जितेंद्र नारायण के आवास पर ले जाने से पहले की गई थी। इस फोन कॉल को युवती ने रिकॉर्ड कर लिया था। मिजोरम के हनहतियाल जिले के मौदड़ गांव में पत्थर की खदान में हादसे में अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। सोमवार को दोपहर 2:40 पर मिजोरम के हनथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढह गई थी। दुर्घटना के बाद बीएसएफ की रेस्क्यू टीम फर्स्ट रिस्पॉन्स यूनिट के तौर पर घटनास्थल पर पहुंची। राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।